अभी समझ जो पाएगा। हालात है सर देश के, हम देखते हैं कि इधर मणिपुर की न्यूज़ आ रही है। 150 लोगों की वीडियो मौत हो गई, वीडियो 50,000 से वीडियो ज्यादा लोग। वीडियो वायरल हो रहे हैं। यानी देश प्रेम की जो परिभाषा है, अगर से आप जो भूमिहीन है उसके लिए आप लड़ रहे हैं, या जो वॉइसलेस है वो सोसाइटी के लिए आप लड़ रहे हैं, तो आप देशद्रोही हो देखिए, गए। ये लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हाँ, हाँ। हम मानवतावादी राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं, राइट। समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करो और फिर लाल किले की प्राचीर में मोदी जी की तरह बड़ी बड़ी भाषण तो करो, स्पीच दो। वो कोई राष्ट्रवादी राष्ट्र में रहने वाले लोगों से बनता है। तो यदि राष्ट्र में स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है, डीएनटीज, माइनॉरिटीज, महिला, दलित, उनके ऊपर जुल्म हो रहे, अत्याचार हो रहे, भयंकर शोषण हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो? तो मोदी जी का राष्ट्रवाद खोखला है। और आरएसएस वालों की तो औकात ही नहीं कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे एक लफ्ज बोले। स्वतंत्रता के आंदोलन में वो पार्टिसिपेट नहीं किए, न वो अंबेडकर और पेरियार के साथ थे, न वो गांधी और पटेल के साथ थे, न वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ थे, न वो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे कहां? तो स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए, तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किए, 3 रंगों वाला तिरंगा अपशुकन करने वाला है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। 52 साल तक तिरंगे का इंसल्ट किया इन लोगों ने। अब कहां से राष्ट्रवाद तुम्हारे मन में पैदा हो गया? विदर्भा में जो किसान सुसाइड किए, उसके खिलाफ कभी लड़े होते ना? जिन फैक्ट्री में मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं वो मिलता। तो दुनिया भर में हाँ। बोलते चलते हैं कि हम विकासवादी है, गुजरात का मॉडल ये पूरे स्टेट ने कॉपी करना चाहिए। अभी जैसा मनु आज 100 का में से 45 बच्चे आज भी गुजरात में कुपोषित है। क्या ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? 100 में से 50-55 बहनें एनीमिक है। ऊना में भर बाजार दलितों का चमड़ा उधेड़ा गया। ये मॉडल आप लागू करना चाहते हैं? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर लड्डू खिलाए, ये मॉडल आप साबित करना चाहते हैं? दिल्ली में हमारी बहनें, जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया, बहनें कह रही कि बलात्कार हुआ है, आप उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हो और लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। हम नांदेड़ में है अभी। हमारे साथ जिग्नेश मेवानी भाई है, जो गुजरात से आते हैं और गुजरात में एक यूथ आइकॉन बन चुके हैं, और इनके नाम की ख्याति अभी देश भर में जानी जाती है। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी पे। नमस्ते। आप अभी एलआर बाली पुरस्कार आपने लिया अभी अभी, तो अभी यानी आपका फर्स्ट उस पर रिप्लाई क्या आएगा? नहीं, मुझे सबसे पहले तो इस अवार्ड के जरिए एलआर बाली साहब के बारे में जानने को मिला कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में जुड़े हुए थे। बहुत ही इंटीग्रिटी वाले, जिसकी इंटीग्रिटी इम्पैकेबल कहे, एब्सोल्युटली नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी वाले, ऑनेस्ट, कर्मठ, निष्ठावान। और डॉक्टर आनंद तिलतुम ने भी, जिनको सैल्यूट करते हैं, उनके बारे में जानने को मिला। वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम किए, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनका साक्षात्कार हुआ है, भेंट हुई है, मिले हैं। और दादा साहब गायकवाड़ के साथ जन आंदोलन में जुड़े और जमीनों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। जमीन गरीबों को, भूमिहीनों को, दलित भूमिहीनों को मिले, उसके लिए वो जेल में तक रहे। तो उनके नाम से मेरा नाम जुड़ा और मुझे अवार्ड मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पुरस्कार देने वाली समिति और मैत्री जो फाउंडेशन है, और मैत्री मिशन जो है, साथी सूरज येंगड़े, उनके परिवार के लोग, माता जी और दूसरे नांदेड़ के साथियों ने मिलकर जो बनाया, उन सबके लिए भी शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। जैसे एक मशहूर शायर है, उनका एक कोटेशन है, हम मेहनत कश जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, तो नहीं, एक देश नहीं, हम हम सारी सारी दुनिया दुनिया मांगेंगे। मांगेंगे। तो अभी आपने भूमिहीनों की बात किया, जिस गुजरात को हम प्रयोगशाला बोलते हैं कि ये एक एक शक्ति है, जो अदृश्य शक्ति है, जो देश को चलाती है, उन शक्तियों की वो प्रयोगशाला है। तो उसमें आपने एक प्रयोग किया कि भूमिहीनों को जगह दी, यानी ये भी आपके लिए प्रयोगशाला हुई, क्योंकि देश में इतना इस मॉडर्न इरा में इस तरीके से यानी युवाओं को एकत्र करना और सबके साथ फाइट करना, सिस्टम के साथ फाइट करना, जो सिस्टम सदियों से आपको गुलाम बनाना चाह रहा है, आपके मिनरल्स को छीनना चाह रहा है, आपके खनिज को आपसे दूर करना चाह रहा है। तो आप ये आंदोलन की प्रेरणा किस तरीके से लेते हैं और आपकी काम की शुरुआत कैसे होती है? और जैसे कि आज मैंने ये वक्तव्य में बताया कि गुजरात में एक भयंकर कॉरपोरेट लूट का दौर चला। मोदी जी का शासन गुजरात का बतौर सीएम केवल कॉरपोरेट और उद्योग गृहों की चापलूसी करना और समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करना, ये उनका पॉलिटिक्स था। तो कॉरपोरेट के खिलाफ जो किसान आंदोलन के लोग लड़ रहे थे कि भाई किसानों की मर्जी के खिलाफ उनकी जमीनें छीननी नहीं चाहिए, बहुत सही बात है। लेकिन उन किसानों के पास ही जमीन क्यों है? आदिवासी, ओबीसी के कुछ तबके और दलितों के पास कोई जमीन नहीं। तो माँ के पेट से तो कोई जमीन लेकर पैदा नहीं होता है।
तो इस देश में कुछ लोगों के पास जमीन है हजारों लाखों एकड़, और कुछ लोग भूमिहीन है, खेतीहर मजदूर है, उनके पास 1 इंच जमीन नहीं। तो ये क्यों? तो ये डिजाइन मनुस्मृति के कारण बनी है। ठीक है, इस देश में मंदिर में कौन जाएगा, पुजारी कौन बनेगा और कोई गटर में कौन उतरेगा, वो मनुवाद ने तय किया है, मनुस्मृति ने तय किया है। उसी प्रकार से जमीन का मालिक कौन बनेगा और भूमिहीन कौन रहेगा, वो भी मनुस्मृति ने तय किया है। तो यदि हम मनुस्मृति के खिलाफ है, यदि हम इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, कास्ट सिस्टम को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, तो जमीन की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने आखिरी के दिनों में कहा था कि गांव में बसने वाले गरीब, जमीन जिनके पास नहीं, ऐसे गरीबों के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, और अपनी टीम के साथ ही दादा साहब गायकवाड़ वगैरह को काम पे लगाया। और दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में 1959 में एक भयंकर मराठावाला में क्रांति हुआ, पूरे महाराष्ट्र में उसका इम्पैक्ट गया, 50,000 लोग सड़क पर उतरे, और उस आंदोलन को और भी बड़ा करने के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए, महाराष्ट्र तक लड़ाई सीमित ना हो, वो लड़ाई पूरे देश के भूमिहीनों की, पूरे देश के दलितों की लड़ाई बने, उसके लिए उन्होंने और भी साथियों को जोड़ा, मजदूर आंदोलन के लोगों को भी जोड़ा। और 1964-65 में जो जमीन का आंदोलन दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में हुआ, उसमें लाखों एकड़ जमीन मिली और करीब करीब 3,60,000 लोग डिटेन हुए। ये उसका अचीवमेंट था और लोगों का स्ट्रगल। और गुजरात में भी उसके उतना इम्पैक्ट था। उस दिनों का हिस्ट्री देखे तो करीब 30,000 लोग जेल में गए आपको थे। ये रेफरेंसेस कहाँ से मिले, किस बुक का ये आधार पर? डॉक्टर अनिल तेलतुंबड़े की किताब है दलित पास्ट प्रेजेंट एंड पॉलिटिक्स, वो, और उसके अलावा भी कुछ रेफरेंसेस है। ओके। तो तभी से मैं सोच रहा था कि यदि 100 दलित है तो उसमें से 60, 65, 70 आज भी गांव में बसते हैं। गांव में बसने वाले जो 65-70% दलित है, उसका 65-70% भूमिहीन है। तो केवल 14 अप्रैल मनाना या नव बुद्धा या जय भीम कहना या केवल कुछ एट्रोसिटीज के मामले में ज्ञापन देना, यहां तक दलित आंदोलन सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, यानी वो अफर्मेटिव एक्शन में आ जाना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। तो इसी मकसद से मैं जमीन के आंदोलन में जुड़ा, और गुजरात में बहुत से 11 जिलों में जाकर ऐसी हजारों एकड़ जमीन मैंने ढूंढ निकाली। कहाँ से जिसका क्या क्या वर्णन- अचीवमेंट मिला आपको जब ये आप कर रहे थे, तो आपको किस नहीं, मैं किस बताता चीज हूँ। में तो गुजरात में 11 जिलों में घुमा और ऐसी जमीनें पहले ढूंढ निकाली। अच्छा। तो पता चला दलितों के नाम पे जमीन का ऑर्डर हो चुका है, ओके। लैंड डेवलपमेंट का ऑर्डर उसके पास है, 7 बार में उसका नाम चल गया है, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें उसकी एंट्री भी हो गई है। खेती कोई और कर रहा है, हथिया कर कोई और बैठा है। तो ये जो जातिवादी सोच वाले, सामंती दिमाग वाले जो गुंडे उसमें घुसे हुए थे, उनके खिलाफ एक मोर्चा बुलंद किया। और फिर ऊना के आंदोलन के बाद हम लोगों ने बहुत शिद्दत से ये लड़ाई लड़ना चालू किया, और 500, 600, 700 करोड़ की जमीन अब तक हम लोग गुजरात में दिलवा पाए हैं। 250, 300 रुपए में जो लोग दिहाड़ी करते थे, आज उनको जो जमीन मिली उसकी मार्केट प्राइस 1.5 करोड़ तक पहुंची है। क्या बात है, क्या बात। तो केवल जय भीम बोलना वो एक चीज है, लेकिन जय भीम जिस दलितों के लिए बोल रहे हैं, उन दलितों में जो आखिरी इंसान है, जो भूमिहीन है, जिसको कोई नहीं पूछता, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाए, उसको जमीन का पट्टा दिला पाए, तो मैं मानता हूं कि आप सही मायने में जय भीम का मतलब समझ पाए। बाबा साहब, हम निर्भया का देखते हैं, निर्भया का आंदोलन हुआ, आज हम देख रहे हैं मणिपुर का भी कंपेयर करते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, आपने अपने भाषण में भी प्रतिक्रांति का जिक्र किया, उस प्रतिक्रांति का शिकार मीडिया भी है, वो भी दुर्जमता से लोगों को ट्रीट करता है। देखिए, हाँ। मीडिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशियरी, उसमें ज्यादातर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग कम है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी आवाज भी नहीं है। उसका खुद का एक बायस है, कॉर्पोरेट फंडिंग से चलता है, तो कॉर्पोरेट की पीपुड़ी बजाता है, उसी का गाना गाता है, तो मीडिया भी बायस है। तभी तो गोदी मीडिया जैसा शब्द 2014 के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, आज है। तो तभी तो किसी रवीश कुमार को निकाला जा रहा है, तभी तो आपके जैसे एक ऑल्टरनेटिव मीडिया का प्लेटफॉर्म लेकर निकलना पड़ा है। तो मीडिया का बायस भी है, और पूरा कॉर्पोरेट पूंजी से चल रहा है, तो किसानों की, मजदूरों की, आदिवासियों की, दलितों की, DNTs की, महिला की बात क्यों दिखाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी साहब अपनी जज्बे के साथ और अपने जुनून के साथ फाइट कर रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए, और राष्ट्र प्रेम के साथ, देश प्रेम के साथ एक नया नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म आपको मीडिया दिखाता है, जो नेशनलिज्म आपको न्यूज़पेपर दिखाते हैं, जो नैरेटिव दिल्ली से सेट होता है, इनका नैरेशन अलग है, इनकी सोच अलग है, जो गरीबों के साथ जुड़ती है, जो वंचितों के साथ जुड़ती है, जो वॉइसलेस की आवाज़ बनती है। हम ऐसे ही लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए आवाज़ इंडिया TV।